नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जो भी हाल में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, उनमें भाजपा की हार के कुछ कारणों पर। देखिए, चुनाव में हार जीत के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन कुछ कारण प्रमुख होते हैं। तो आज हम उन्हीं प्रमुख कारणों पर बात करने वाले हैं। मेरी निगाह में 4-5 फैक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावी रहे। तो मैं शुरुआत कर लेता हूँ जातियों से। सबसे पहला फैक्टर जो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रभावी रहा, वो रहा जाति फैक्टर। 2014 और खासकर 2017 के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यह स्थापित कर दिया था कि ओबीसी में एक यादव जाति को छोड़ करके समाजवादी पार्टी किसी को कुछ भी देना नहीं चाहती। और चूंकि उस समय तक समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, तो लोगों को लगा कि हाँ, बात सही है, और यह हकीकत भी थी। क्योंकि उस समय पर आप कहीं भी देखें, बड़ा अधिकारी यादव बैठा हुआ है, थानों में यादव बैठे हुए हैं, जिलों में प्रमुख अधिकारी यादव बैठे हुए हैं। नेतागिरी में स्थिति ये थी कि मेरे ख्याल से जो जिला पंचायत अध्यक्ष के पद थे, वो शायद 1/3 से ज़्यादा यादवों के पास थे, हो सकता आधे भी हों पूरे प्रदेश में। तो ये जो एक डोमिनेंस था यादवों का, उसको सामने रखते हुए बीजेपी ये बात स्थापित करने में पूरी तरह से सफल रही थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो नॉन यादव ओबीसी था, वो बीजेपी के पक्ष में नामबंद हो गया और बीजेपी को उसकी एक बड़ी सफलता मिली। 2019 तक ये चीज़ें बहुत आम थीं। 2019 का चुनाव हुआ, बीजेपी को बड़ी सफलता मिली। सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद, जो कि ऑन पेपर मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा मजबूत गठबंधन उत्तर प्रदेश में हो नहीं सकता था। साथ में आरएलडी भी थी, और अगर थोड़ा गहराई से देखा जाए तो कांग्रेस भी थी, क्योंकि कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में केवल 2 सीटें लड़ रही थी। बाकी पर तो उसके केवल प्रत्याशी खड़े थे, चुनाव वो लड़ ही नहीं रहे थे बाकी सीटों पर। तो एक तरह से देखा है तो 4 पार्टियों का गठबंधन था। उसके बावजूद आपका गठबंधन 64 सीटें जीतने में कामयाब हुआ, अकेले बीजेपी 62 सीटें जीतने में कामयाब हुई। और यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। इसके बाद जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तो मंत्रिमंडल के गठन में अनुप्रिया पटेल को दोबारा से राज्य मंत्री बनाना और लगातार 5 साल तक उन्हें राज्य मंत्री बनाकर रखना, यह भारतीय जनता पार्टी को कास्ट बेस पे बहुत महंगा पड़ गया। पता नहीं इसको लोग कितना मानेंगे, कितना नहीं मानेंगे। बीजेपी वाले तो खैर इसे कभी एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, लेकिन ये सच्चाई है। मेरा जो कुछ कुर्मी बिरादरी के लोगों से संपर्क हुआ, जो पॉलिटिकली थोड़े एक्सपोज हैं, हालांकि वो पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन मतलब अवेयर कह सकते हैं, एक्सपोज नहीं, जो पॉलिटिकली थोड़े अवेयर हैं, उन लोगों से मेरी बातचीत हुई। तो उन लोगों की जो टोन थी, वो पूरी तरीके से भाजपा के खिलाफ हो गई थी। जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, तब भी मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस चीज़ को साझा किया था कि यूपी का जो कुर्मी बिरादरी है, और ख़ास तौर से जो पढ़ी लिखी कुर्मी बिरादरी है, जो सरकारी नौकरियों में है, वो बीजेपी से नाराज़ है। इसको कितना लोगों ने समझा, कितना नहीं समझा, मुझे उसके पीछे जो एक कारण समझ में आता है, वो सिर्फ इतना है कि अनुप्रिया पटेल को प्रमोशन न देना। क्योंकि देखिए, हर जाति ने अपना एक नेता बना लिया है,
जो प्रमुख जातियां हैं जिनकी संख्या थोड़ी ठीक ठाक है, और वो चाहते हैं कि उनकी एक स्वतंत्र पार्टी हो और उस पार्टी का जो नेता है उसको ही वो अपना नेता मानते हैं। यानी कि जो कुर्मी बिरादरी थी वो मोस्टली सोनेलाल पटेल को अपना नेता मानती थी, और बाद में जब अनुप्रिया पटेल ने पार्टी को संभाला, और खासतौर से पार्टी को संभालने के बाद जब उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया तो उनकी पार्टी थोड़ी ज़्यादा मजबूत हो गई। उनको 2 लोकसभा की सीटें मिली, 14 में उन्हें मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन 19 में चूंकि आपने उनकी सीटें नहीं बढ़ाई, हो सकता है कि 19 में आप उनको 4 सीटें लड़ने को देते तो वो 4 सीट जीत जाते, लेकिन गठबंधन की कुछ ऐसी मजबूरियां थीं, और चूंकि उनकी पार्टी भी कोई इतनी बड़ी भारी पार्टी नहीं थी कि नहीं नहीं वो नहीं ठीक हटो तुम, नहीं हम दूसरे के साथ समझौता करेंगे, उस स्थिति में वो नहीं थी। तो उन्होंने बीजेपी की बात मानते हुए 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, दोनों सीटें जीती, मैं 19 की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जब आपने उनको प्रमोशन नहीं दिया तो ये बात कुर्मी बिरादरी को बहुत खराब लगी, और मैं इस चीज़ को लगातार रीड कर रहा हूँ कि उसके बाद से कुर्मी बिरादरी धीरे 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 करके बीजेपी से दूर होती चली गई। पहले भी वो कोई बहुत बीजेपी की क्लोज नहीं थी, तो उसके बीजेपी के नज़दीक आने का एक बड़ा कारण था अनुप्रिया पटेल। दूसरा, जो विनय कटियार बीजेपी के एक बड़े नेता थे, उनको किनारे कर देना। 14 में शायद वो सांसद बने थे, और उसके बाद उनको कोई विशेष जिम्मेदारी न देना, 19 में टिकट न देना, तो ये सब चीज़ें जो है वो, जो मेरी समझ कहती है वो ये कहती है कि कुर्मी बिरादरी इसकी वजह से बीजेपी से दूर होती चली गई। इसके बाद आप अन्य बिरादरी की अगर बात करें तो जैसे मेरी बिरादरी आप ले लीजिए, पाल बिरादरी, पाल बघेल जो भी अलग अलग क्षेत्रों में लिखते हैं, तो इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इनका कोई प्रदेश स्तर पर कोई नेता नहीं है। हर पार्टी में 1-2 प्रत्याशी इनके मिल जाते हैं, उसका परिणाम भी उसी तरह से होता है कि जहां पर किसी पार्टी से बिरादरी का प्रत्याशी खड़ा होता है तो बिरादरी उसके साथ चली जाती। जैसे इस बार अकबरपुर में राजा रामपाल मजबूत चुनाव लड़ा रहे थे तो पूरी बिरादरी राजा रामपाल के साथ चली गई। ये पहले भी होता रहा है। सिकंदरा विधानसभा पर अजीत पाल चुनाव लड़े तो पूरी बिरादरी, चूंकि मजबूत पक्ष था तो पूरी बिरादरी अजीत पाल के साथ चली गई, जबकि विपक्ष से भी एक पाल चुनाव लड़ रहे थे। तो कुल मिलाकर के होता ये है कि जब किसी वर्ग का कोई बड़ा प्रदेश स्तर का नेता नहीं होता है तो बिरादरी अलग अलग जगहों पर बढ़ जाती है। तो एक तो कारण ये रहा कि सब यादवों के बाद जो ओबीसी में एक सबसे बड़ा वर्ग है वो है कुर्मी। वो कुर्मी पूरी तरीके से, लगभग पूरी तरीके से आप मानिए कि बीजेपी से कट गया, सिवाय उन सीटों पर जहां बीजेपी ने कुर्मी उम्मीदवार खड़े किए थे। इसके बाद जो पासी बिरादरी है वो भी इस बार बीजेपी के साथ उस तरह से जुड़ी हुई नहीं रही, जो एससी कैटेगरी में आते हैं। इससे पहले पासी बिरादरी बीजेपी से बहुत मजबूती से जुड़ाव रखती थी। इस बार मुझे लगता है शायद 50% से ज्यादा वोट कट गया उनका। 3 जातियां, एक यादव, दूसरा जिन्हें पश्चिम में जाटो, हमारे यहाँ संखवार, और कुल मिलाकर के पूरे एक प्राचीन भाषा की अगर बात करें तो जिन्हें चमार बिरादरी कहा जाता है। अलग अलग जगह पे कहीं कुरील लिखते हैं, कहीं संखवार लिखते हैं, कहीं अहिरवार लिखते हैं, कहीं दोहरे लिखते हैं, कहीं रैदास लिखते हैं, पश्चिम में जाटो लिखते हैं। तो वो पूरी की पूरी बिरादरी, आप ये तय मान करके चलिए कि अपवाद स्वरूप कहीं वोट वो बीजेपी को देते हैं तो देते हैं, अन्यथा कोई बीजेपी को 2 बिरादरियों में से वोट नहीं देता। और तीसरा मुस्लिम का तो बहुत सीधा है कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट देंगे। तो इन 3 को तो आप पहले माइनस करके चलिए, इसके बाद आप जातियों में सामंजस्य बैठाइए। तो मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी इस मसले पर बुरी तरीके से फेल हो गई, और
बीजेपी की अपेक्षा समाजवादी पार्टी ज़्यादा सफल रही, तो जातियों का पहला फैक्टर हो गया। इसके बाद जो दूसरा है, जो मुझको लगता है, वो थी किसानों की नाराज़गी। अब देखिए, किसानों की नाराज़गी 2-3 तरह की थी, जिनमें से सबसे बड़ी नाराज़गी थी, ये जो छोटा गौवंश है वो। आप सोचिए कि एक किसान जो दिन में या तो खेतों में काम करता है या मनरेगा वगैरह में काम करता है, या जब उसके खेतों में काम नहीं होता है तो कहीं पर जाकर अलग मेहनत मजदूरी का काम करता है, वो शाम को जब घर पे आता है तो उसकी एक ड्यूटी ये होती है कि रात में जाके वो खेतों पर जाके जानवरों को देखे, अपने खेत की रखवाली करे कि जानवर ना उसके खेत चर जाएं। आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा? आपने 2017 का चुनाव जीता, आपने कहा नहीं हम इसकी व्यवस्था करेंगे, गौशालाएं बनाएंगे। गौशालाओं का ज़्यादातर का हाल ये है कि दिन में तो जानवर बंद रखे जाते हैं गौशालाओं में और रात में छोड़ दिए जाते हैं, ज़्यादातर का ये हाल है। और कई जगह तो दिन में भी छोड़े जाते हैं। वो चराने के नाम पर एक आदमी लेके जाता है 25, 30, 40, 50 गायों को और वो खेतों में ही छोड़ देता है। तो किसान इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। आपने 19 में कहा कि हम इंतजाम करेंगे, कि उन्होंने विश्वास किया। आपने 22 में कहा कि नहीं अब की बार हम बिल्कुल इंतजाम करेंगे, हम गोबर खरीदेंगे, फलाना करेंगे, ढिमाका करेंगे, तो लोग खुद ही अपने घर में बांध के रखेंगे। कुछ नहीं हुआ। नतीजा नतीजा ये कि किसानों ने अपनी नाराजगी प्रदर्शित की। इसके अलावा जो केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं, उनके जो रेट बढ़े हैं, वो कितने बढ़े हैं वो बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन रेट बढ़े हैं। आप छद्म रूप से रेट बढ़ाते हैं। आप कहते हैं कि नहीं 1200 रुपये की एक बोरी खाद है, और फिर आप उसका वज़न कम कर देते हैं, पहले 5 किलो कम करते हैं, फिर 10 किलो कम कर देते हैं, तो वो किसान के लिए तो महंगा ही पड़ रहा है ना। 50 किलो की बोरी को आप 40 किलो की बोरी बना देंगे, कीमत उतनी रखेंगे, तो क्या वो सस्ता हुआ? तो महंगा ही हुआ। तो वो चीज़, अब आपको लग रहा था कि नहीं हम किसानों को 6,000 रुपये साल का देते हैं तो किसान उससे खुश हो जाएगा। बात सही है। आप जब कोई योजना नई शुरू करते हैं तो लोग खुश होते हैं। साल, 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल तक उन्हें लगता है कि हाँ सरकार ने हमको कुछ दिया, लेकिन जब वो चीज़ रेगुलर हो जाती है तो उनको लगता है कि ये तो रेगुलर है, आप हमें नया क्या दे रहे हो? तो उनको नया कुछ नहीं मिला। ऊपर से जो पंजाब हरियाणा में किसान आंदोलन वगैरह हुए, उसका भी प्रभाव पड़ा। तो कुल मिलाकर के किसानों की एक नाराज़गी थी, जिसमें जो सबसे बड़ा कारण था वो था छुट्टा पशुओं का। इस पर अगर सरकार ने काम नहीं किया तो आप तय मानिए कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरी तरह से साफ हो जाएगी उत्तर प्रदेश से। दूसरी चीज, जो सरकारी नौकरियों का अभाव है। देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये ऐसे राज्य हैं, इवन इसमें कुछ हद तक आप हरियाणा को भी सम्मिलित कर सकते हैं, कि जहां पर उद्योग उतना ज़्यादा नहीं है। तो जो सरकारी नौकरियां हैं उनका उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट, चूंकि ये औद्योगिक राज्य नहीं है तीनों। हरियाणा का कुछ हिस्सा है लेकिन पूरा हरियाणा नहीं है, तो उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर अगर सरकारी नौकरियों का अभाव रहेगा तो लोगों में नाराजगी आएगी, और ख़ासतौर से जो युवा वर्ग है, यानी कि जो 18 से लेके 35 साल के बीच का वर्ग है, वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहेगा, उसका प्रभाव पड़ा। आपने सरकारी नौकरियां प्रदेश स्तर पर बहुत ज़्यादा दी नहीं। शुरू में आपने जो प्राइमरी और जूनियर के टीचर्स थे उनको कुछ भर्ती कर दिया, कुछ आपने पुलिस में भर्तियां निकाली, इसके अलावा आपने कोई नौकरियां निकाली नहीं। जो निकाली वो संख्या में इतनी कम थी कि लोगों को लगा कि ये एक तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं हम लोगों के साथ। और केंद्रीय स्तर से भी वही स्थिति है। एसएससी के जॉब्स जो पहले कई कई हजारों में निकलते थे,
वो सैकड़ों में आ गए। तो जो युवा वर्ग है, जो सरकारी नौकरी की तलाश में है, जिसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, व्यापार नहीं कर सकता, उच्च स्तर की पढ़ाई नहीं कर सकता, उसके लिए एक बड़ी समस्या है। और चूंकि वो इतना पढ़ लिख गया है कि उसे लेबरी करने में भी शर्म आती है, तो उसके लिए एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा जो अग्निवीर योजना थी, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अग्निवीर एक बहुत अच्छी योजना है, लेकिन अग्निवीर योजना को बीजेपी और बीजेपी के नेता, बीजेपी की आईटी सेल, बीजेपी का प्रचार तंत्र किसी भी तरह से लोगों को समझाने में असफल रहा। अगर लोगों को ठीक ढंग से अग्निवीर योजना को समझाया गया होता तो शायद उसका इतना विरोध नहीं होता। सरकार को अगर कम वैकेंसी निकालनी थी तो वो कम वैकेंसी निकालती, लेकिन उसका प्रचार ना करती तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सरकार ने कहा नहीं, हम एक जो एम्प्लॉयमेंट का सिस्टम है सेना में, उसको चेंज करना चाहते हैं। वो चीज थोड़ी महंगी पड़ गई। विपक्ष ये कहने में, ये समझाने में सफल रहा कि आपको 4 साल के लिए नौकरी पर रखेंगे, 4 साल के बाद लात मार के बाहर कर देंगे, और ये लोगों को समझ में आ गया। मुझे लगता है कि अगर बीजेपी का प्रचार तंत्र, आईटी सेल, बीजेपी के नेता इस चीज को समझते कि इसका विरोध किस लेवल पर हो रहा है और इसका दुष्प्रभाव कितना पड़ने वाला है, तो मेरे ख्याल से उन्होंने समझा, लेकिन वो शायद खुद ही इतने मूर्ख हैं कि वो लोगों को समझा नहीं पाए। मेरा तो यही मानना है कि वो लोगों को समझा ही नहीं पाए। वो खुद ये बिलीव कर बैठे कि हाँ, ये तो यार बड़ा गलत है। और अगर उन्होंने लोगों को ठीक ढंग से समझाया होता तो शायद इतना विरोध युवा वर्ग ना करता। युवाओं में खासतौर से, जो मैंने कहा कि 18 से 35, लेकिन जो खास 18 से 25 के बीच वाला वर्ग है, वो उसने चूंकि पुरानी सरकारें नहीं देखी हैं, उनका रंग ढंग नहीं देखा है, भ्रष्टाचार नहीं देखा है, तो उसके ऊपर इन सब चीज़ों का बहुत फर्क नहीं पड़ता। उसको तो ये दिखाई देता है कि बेरोजगारी है, नौकरियां नहीं है, और नौकरी का मतलब कम से कम यूपी बिहार में नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी होता है। तो इसको एड्रेस नहीं किया गया। जो अन्य सरकारी नौकरियां हैं उनको एड्रेस नहीं किया गया। उनकी संख्या मुझे भी लगता है कि बहुत ज़्यादा घटाई गई। देखिए, आप चेंज एकदम से नहीं कर सकते, और एकदम से चेंज करेंगे तो उसका आपको परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। आप कुछ चीज़ें धीरे धीरे आपको करनी होती हैं। 10 साल के अंदर आपने जो सरकारी वैकेंसीज हैं, जो ईयरली निकलती थी, वो आप 15-20% पे लेकर के आ गए। और भारत जैसे देश में ये बड़ा मुश्किल काम है, और ख़ासतौर से यूपी बिहार जैसे राज्यों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। बिहार में आप कैसे बच गए? मुझे लगता है कि लोकसभा में तो किसी तरीके से बच गए हैं, लेकिन अगले साल जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें बड़ी कठिनाई होने वाली है अगर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया। एक बड़ा मुद्दा जो 400 पार वाला था वो रहा। 400 पार का नारा बीजेपी के लिए बैकफायर कर गया, और बीजेपी के कुछ बड़बोले नेताओं की बयानबाजी की वजह से वो बहुत महंगा पड़ गया। संविधान बदल देंगे, ये बात घर घर तक पहुंची, और जिन लोगों को इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता था उन्होंने पूरी तरीके से खुल के बीजेपी के विरोध में वोट किया। बीजेपी दुनिया भर की बातें करती रही, मुसलमान को दे देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सारी बातें दरकिनार हो गई, और लोगों को लगा कि वास्तव में अगर ये इतनी बड़ी संख्या में आ गए, चूंकि छवि जैसी आपकी बनी होती है उसको बदलना बड़ा कठिन होता है। तो जो छवि बीजेपी की बनी हुई है वो एक उच्च वर्गीय, मैं जाति वर्ग की बात कर रहा हूँ कि उच्च जाति वर्गीय पार्टी की बनी हुई है, और उनको लोगों को अभी भी इस बात का कहीं ना कहीं संदेह रहता है कि अगर कल को बीजेपी बहुत बड़े बहुमत से
आ जाती है सत्ता में, तो वो ऐसे परिवर्तन कर सकती है जिससे जो ओबीसीज हैं, जो एससी एसटीज हैं, उनके ऊपर कुछ या उनकी लाभ की जो चीजें हैं वो बंद की जा सकती है। और मुझे लगता है कि ये समझाने में विपक्ष पूरी तरीके से सफल रहा। भले ही वो दुष्प्रचार था, लेकिन वो अपने दुष्प्रचार में भी कामयाब रहा। और इसका नतीजा ये हुआ कि यूपी में बीजेपी को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। बिहार में भी मुझे लगता है कि बहुत सारी सीटें बहुत बड़े मार्जिन से एनडीए जीतने में कामयाब नहीं हुआ है। कुछ सीटें बहुत बड़े मार्जिन से जीती होंगी, लेकिन ज़्यादातर जो सीटें हैं वो क्लोज फाइट रही होगी। मैं बिहार का बहुत ज़्यादा अध्ययन मैंने किया नहीं है। यूपी में लेकिन जिस तरह की चीज़ें रही हैं वो ये स्पष्ट दिखाती हैं कि एक तो नौकरियों का अभाव, जो सरकारी नौकरी आपने कम की, अग्निवीर योजना, चुट्टा पशु, जातीय संतुलन का अभाव और जो 400 पार का नारा, ये 5 बहुत बड़े कारण रहे हैं यूपी में बीजेपी की चुनावी हार का। आज की चर्चा में इतना ही। आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।